मैं हूं प्रेम प्रेम कुमार। आपका स्वागत है बातचीत के इस सेशन में। राजनीतिक विमर्श का सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं। हर दिन नए विषय, नए उस दिन की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करते हैं। जो राजनीतिक घटनाएं घटती हैं उस पर बात होती है। आज जो आज जो विषय हमने बातचीत के लिए, विमर्श के लिए रखा है, वो थोड़ा सा रूटीन से हट करके है। वो कांग्रेस से संबंधित है और मैंने इस चर्चा का नाम जो है इस रूप में रखा है कि शुक्र है कि कांग्रेस में बेचैनी जिंदा है। शुक्र है कि कांग्रेस में बेचैनी जिंदा है। ये मैंने विषय रखा है। अब ये बात उठती है कि शुक्र है बोलना, बेचैनी बोलना और उसका जिंदा रहना बोलना, ये सब ऐसा क्यों है? इतना पॉजिटिव थिंकिंग एक पार्टी के लिए क्यों है? देखिए, कांग्रेस का मतलब आज देश में विकल्प है, विकल्प की उम्मीद है। और यही उम्मीद जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर अलग अलग पार्टियों में जनता ने समय समय पर देखी। जब जनता को लगा, कभी वो विकल्प जनता पार्टी बनी, कभी वो विकल्प राष्ट्रीय जन मोर्चा वीपी सिंह के नेतृत्व वाला बना, या एचडी देवगौड़ा के रूप में विकल्प बना। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी ये विकल्प आया। उसके बाद आखिरकार समय समय पर जनता ने दोबारा कांग्रेस को अवसर दिया। एक समय आया, कांग्रेस ने दो दो बार यूपीए की सरकार बनाई, इसके बावजूद कि बीजेपी की 3 सरकारें बन चुकी। लेकिन अब एक समय है जब बीजेपी की लगातार दूसरी सरकार है और अब कांग्रेस के हाथ से एक एक प्रदेश भी जा चुके हैं, छीन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में एक बेचैनी, एक अपने आप को फिर से खड़ा करने की, अपने अतीत को पाने की, अपने गौरव को पाने की, अपने आप को पुनर्प्रतिष्ठित करने की, और इस ऐसा करने के लिए जो चुनौतियां हैं, जो पार्टी के भीतर सैद्धांतिक रूप से, फंक्शनल रूप से जो कमियां हैं, उसको दूर करने या खत्म करने के लिए बेचैनी का होना बहुत जरूरी है। जब तक ये बेचैनी नहीं दिखेगी तब तक ये परिवर्तन या बदलाव की लहर किसी पार्टी विशेष में नहीं हो सकती। सुभाष चंद्र जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। उन्होंने जय हिंद कहकर प्रतिक्रिया दी है। हम आप सबसे ये प्रतिक्रिया आमंत्रित करते हैं, प्रश्न आमंत्रित करते हैं और इस विमर्श में शरीक होने का न्योता देते हैं, ताकि इस विमर्श में एक पेस, एक गति बनी रहे और वो सार्थक अंदाज में बातचीत हो। देखिए, विकल्प की आवश्यकता आज क्यों है? विकल्प की आवश्यकता तब भी देश ने महसूस की थी जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चला था। अन्ना हजारे ने वो आंदोलन चलाया था, लेकिन उसकी परिणति क्या रही? भ्रष्टाचार के जिस नारे को लेकर के राजनीतिक दल बढ़े और अन्ना आंदोलन का फायदा उठाया, वो मकसद सिर्फ कांग्रेस को रिप्लेस करने में रह गया। कांग्रेस तो सत्ता से बाहर हो गई और उसकी जगह एक आम आदमी पार्टी के रूप में दिल्ली में एक छोटी क्षेत्रीय पार्टी रह गई और राष्ट्रीय स्तर पर उस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि उस आंदोलन में आरएसएस के लोग भी शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग शामिल थे और वो नए लोग, वो जो आम आदमी पार्टी से जुड़ करके एक बदलाव की चाहत लेकर के अन्ना हजारे के साथ जुड़े थे और बाद में केजरीवाल जी के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई। तो इस तरीके से एक उभार हुआ था राष्ट्रीय विकल्प बनने का। वो विकल्प भ्रष्टाचार से निजात दिलाने की एक बेचैनी थी, काला धन खत्म करने की बेचैनी थी, विदेश से
जो धन जमा है उसको लाने की बेचैनी थी, एक सुशासन का विकल्प देने की बेचैनी थी। और ये जो अरमान थे, ये अरमान टूटे हैं पिछले 6 सालों में। 2014 के बाद से 2020 तक वो अरमान, जिस वजह से कांग्रेस का विकल्प खोजा जा रहा था, वो विकल्प जनता को नहीं मिला। यही वजह है कि एक बार फिर से कांग्रेस को अपने आप को हासिल करने की, और वर्तमान शासन व्यवस्था जो कि विकल्प तो नहीं बन सका और कई नई समस्याओं के जन्म के साथ मौजूद है, स्थिति बद से बदतर हुई है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई, तब से लेकर आज तक अगर देखा जाए किसी भी फ्रंट पर देख ले, तो आर्थिक मोर्चे पर तो बिल्कुल ही नकारा साबित हुई ये सरकार। गरीबों की संख्या लगातार बढ़ी, वहीं चंद अमीर की संख्या में भी इजाफा हुआ। अमीरों और गरीबों के बीच की खाई पहले से ज्यादा बढ़ी है। अब पूंजी का संकेंद्रण जमा होना, कुछ हाथों में इकट्ठा होना पहले से ज्यादा हुआ है। तो यही तो वो पैमाने हैं जिससे ये पता चलता है कि देश का समावेशी विकास हो रहा है कि नहीं, देश का विकास जनता के निचले तबके तक जा रहा है कि नहीं। तो कोई भी पैमाना ले लीजिए, उन पैमानों पर ये सरकार फिसड्डी साबित हुई है। ऐसे में अगर कांग्रेस अपने आप में देखने की कोशिश करे कि उसके जमाने में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हुए थे, यूपीए 1 और यूपीए 2 में। अगर कांग्रेस इस बात को देखे कि उसने जो मनरेगा शुरू किया था, वो मनरेगा आज भी जब जब आर्थिक संकट में देश आता है, तब तब वो मनरेगा सब प्राण बचाने वाली योजना साबित होती है। जो वो फूड सिक्योरिटी की पहल जो यूपीए सरकार में हुई थी, वही आज दूसरे दूसरे नामों से किसी किसी तरीके से आज भी चल रही। जो योजनाएं यूपीए की सरकारों में आई, वही योजनाएं अलग अलग नामों से इस सरकार में चली। तो ऐसा कुछ भी नया नहीं हुआ है जो कि कहें कि कांग्रेस के शासन से बेहतर और अच्छे तरीके से इस सरकार में चीजें आई हैं। तो ये बातें कांग्रेस में एक उम्मीद पैदा करती हैं कि वो अगर अपने आप को पुनर्गठित करे, संरचना अपनी बनाए, तो वो खुद को जीवित कर सकती है। तो मैं ये देख रहा हूं कि पिछले पिछले दिनों कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। सोनिया गांधी ने, जो कि अध्यक्ष हैं कार्यकारी, उन्होंने सबसे बात की। उसमें अलग अलग सुर देखने को मिले। इसको लोग ओल्ड गार्ड और युवा नेतृत्व में लड़ाई के तौर पर भी देख रहे हैं, और संभव है अपना अपना नजरिया है। परंतु एक बात है कि खुलकर लोग बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लगाने के बजाय अगर पार्टी फोरम में इस पर चर्चा हो रही है, तो एक अच्छी बात है। इसी में राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस का नेतृत्व सौंपे जाने का भी सवाल उठा है। प्रश्न ये नहीं है कि नेतृत्व राहुल गांधी को मिले, जिन्होंने नेतृत्व छोड़ दिया, चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दे दिया, जिम्मेदारी ली, या कि किसी और को नेतृत्व मिले। मेरे विचार अगर लिए जाएं, अगर मेरी राय आप सुनना चाहें, तो मेरे हिसाब से कांग्रेस को सबसे पहले अपनी पार्टी की वो जो टीम है, लीडरशिप है, वर्किंग कमेटी है, सीडब्ल्यूसी है, जो कि सबसे बड़ी संसद हुई पार्टी में, तो उसको अगर हम दोबारा लोकतांत्रिक तरीके से जिंदा करें, पार्टी अगर उस कार्य समिति का लोकतांत्रिक तरीके से पुनर्गठित करे, पुनर्जीवन दे, तो अपने आप
देश के अलग अलग हिस्सों से चुनकर आए हुए लोग कार्य समिति में आएंगे और वो कार्य समिति जिस व्यक्ति को अपना नेता चुन ले उसे नेतृत्व सौंप दिया जाना चाहिए। एक जेन्युइन तरीका यही हो सकता है। वो नेतृत्व गांधी परिवार में भी हो सकता है, गांधी परिवार से बाहर भी हो सकता है, लेकिन नई कार्य समिति बने, लोकतांत्रिक तरीके से बने और वो अपना नेता चुने, तो उससे कांग्रेस को ताकत मिलेगी। अब एक सवाल आया, बच्चे भी तो अधिक पैदा हुए तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी कि नहीं, बताएं। हाँ, आप अध्ययन कर लीजिए सुभाष चंद्र जी, जनसंख्या बढ़ने की दर जो है हिंदुस्तान में पहले से वो दर कम हुई है। जनसंख्या ग्रोथ रेट जो है जनसंख्या का वो हिंदुस्तान में पहले से कम हुआ है। इसलिए ये प्रश्न तो होता ही नहीं है कि जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या तो हमारी ताकत होती है। यही नरेंद्र मोदी जी भाषण दिया करते थे। याद कीजिए, जब वो बोला करते थे कि जनसंख्या हमारी ताकत है, हम दुनिया में सबसे ज्यादा वर्क फोर्स हमारे पास है, हम वर्क फोर्स सप्लाई कर सकते हैं दुनिया में। तो जनसंख्या अभिशाप नहीं होती है, जनसंख्या ताकत होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज जिसके पास जितना अच्छा होगा उसको हम कितना काबिल बनाएं, उस ह्यूमन रिसोर्सेज को हम बर्बाद भी कर दे सकते हैं और उस ह्यूमन रिसोर्सेज को हम देश की ताकत भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो बात है जनसंख्या, जनसंख्या का एक फैक्टर होता है। खैर, वो अभी बात करने की आवश्यकता नहीं थी, संदर्भवश ये प्रश्न आया तो मैंने ये बात रखी। शायद उनका सुभाष जी का प्रश्न इस वजह से है कि मैंने एक सरकार की विफलता और सफलता की तुलना की थी। तो ये अपनी अपनी राय हो सकती है। मैं फिर से लौटता हूं उस विषय पर कि कांग्रेस में जो बेचैनी हो रही है वो बेचैनी कितनी जेन्युइन है, होनी चाहिए, ये जेन्यूननेस होनी चाहिए इस बेचैनी में। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी जब विकल्प बनती है तो वो यूं ही विकल्प नहीं बन जाती। भारतीय जनता पार्टी अगर विकल्प बन करके देश के सामने आई तो वो यूं ही नहीं बन गई। उसके पीछे एक ये वैचारिक सफलता है, एक की वैचारिक सफलता है और दूसरे की वैचारिक विफलता है। कांग्रेस को यह मानना पड़ेगा कि वैचारिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की का सामना नहीं कर पाई। जो संदेश भारतीय जनता पार्टी ने जनता को देना चाहा उसमें उसको कामयाबी मिली। चाहे वो एक शासन को बदल करके बेहतर शासन का विकल्प देना रहा हो, अच्छे दिन आएंगे, या फिर भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा रहा हो, ये सारी चीजें इस पर जनता ने भरोसा किया। और या फिर वो तमाम उनके एजेंडे, चाहे जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का हो, चाहे राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे इस तरह के मुद्दे जो कि भारतीय जनता पार्टी के कोर इश्यूज रहे, उन इश्यूज पर ये इसे हम मानेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक रूप से उनकी सोच को जनता ने साथ दिया था। इस वजह से वो सत्ता में आए और प्रचंड बहुमत से आए, एक बार नहीं 2 बार आए। अब सवाल ये है कि अगर हम मानते हैं, अगर हम मानते हैं कि वर्तमान सरकार की ये जो को ये जो जनादेश मिला है वो जनादेश वैचारिक तौर पर जनता को भ्रमित किया गया है मानते हैं, या फिर ये मानते हैं कि वैचारिक तौर पर जनता को ठगा जा रहा है, या कुछ भी अगर हम ऐसी राय रखते हैं तो हमें एक बार फिर उसके समांतर खुद को विकल्प बना करके पेश करना होगा। हम ये मानते हैं कि आर्थिक मुद्दों पर अगर बीजेपी की सरकार फेल है तो हमें एक वैकल्पिक योजना के साथ में सामने आना होगा। और हमें से मतलब सिर्फ कांग्रेस नहीं है, हमें से मतलब हम हर उस व्यक्ति, हर उस पार्टी, हर देश के हर छोटी बड़ी सारी पार्टियां, इंडिविजुअल भी, वो भी इसमें शामिल हैं जो चाहते हैं कि सरकार का विकल्प होना चाहिए। तो विकल्प होना चाहिए तो रोड मैप भी होना चाहिए। रोड मैप बताना पड़ेगा, इस सरकार की कमियों को सामने लाना पड़ेगा और उसके जवाब में एक रोड मैप लाना पड़ेगा। तब जाकर के ये विकल्प की जो के लिए जो जनता को तैयार करने का माहौल होता है उसमें बढ़ोतरी आएगी। मैं कुछ
बातें महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि देखिए, जब 1990-91 में उस समय 91 में जनगणना हुई होगी, तो उस समय की जनसंख्या हम रिलेट कर रहे हैं वो अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय से। उस समय देश की जनसंख्या कितनी थी? 89 से 90 करोड़, लगभग राउंड फिगर में 90 करोड़ जनसंख्या थी। और 90 से आप आज अगर ले लें तो लगभग 30 साल है, 29-30 साल। ये 29-30 साल में जो आबादी गुजर गई इस दुनिया में नहीं है, जो गुजर गए उनकी संख्या लगभग आधी है, 45.5 करोड़ और 44.5, यानी राउंड फिगर में 45 करोड़ मान लीजिए। तो वो 45 करोड़ आबादी जो बाबरी विध्वंस के समय जिंदा थी, आज वो नहीं है, लेकिन बाकी 45 करोड़ लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आज अगर देश की आबादी 138, राउंड फिगर में 140 ले लीजिए, 140 करोड़, 1 अरब 40 करोड़, तो 105, 140 में 45 घटा दीजिए तो 95 करोड़ आबादी, 95 करोड़ आबादी बाबरी विध्वंस के बाद से बदल गई है, बिल्कुल चेंज हो गई। ये नई आबादी है, या तो उस समय बच्चे रहे होंगे या उससे क्रमशः जो उम्र रही आप तय कर। तो ये जो 95 करोड़ आबादी है, इन 95 करोड़ के लिए देश को देखने का नजरिया और उससे पहले जो लोग रहे हैं, जो 45 करोड़ जिंदा है, उनका नजरिया दोनों में फर्क होगा। वो लोग, इस 95 करोड़ लोगों ने यूपीए 1 और यूपीए 2 भी देखा और वो बदलाव का दौर भी देखा, जबकि बीपी सिंह की सरकार आई, एचडी देवगौड़ा की सरकार आई। बीपी सिंह के बाद का दौर है, क्षमा कीजिए, बीपी सिंह 89, तो नरसिम्हा राव से आगे ऑनवर्ड, क्योंकि ये 90 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 90 के बाद हम उदारीकरण का भी दौर देखते हैं। हम सिर्फ इसको बाबरी विध्वंस से ना देखें, अयोध्या या विवादास्पद ढांचे को टूटने से ना देखें, वो एक ऐसा दौर है जबकि हम आर्थिक उदारीकरण का भी दौर शुरू होता है। तो आर्थिक उदारीकरण के नजरिए से भी देखें, तो हम राजनीतिक परिवर्तन के भी नजरिए से देखें, तो देश में कांग्रेस की सरकारों को जो का विकल्प बनने की जो कोशिश की गई थी, वो 78 के बाद से विफल हो गई। फिर 90 के दशक में 90 के बाद जो दूसरी कोशिश हुई, तो इस कोशिश में भी आपने देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे कई कार्यकाल विपक्ष के आए, लेकिन कांग्रेस फिर से स्टेबल हुई। कांग्रेस ने नरसिम्हा राव सरकार को चलाया, उसके बाद एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी की 3-3 सरकारें आई और फिर यूपीए की 2 सरकारें आई। तो ये जो दौर रहा 90 के बाद से, मैं उन 95 करोड़ लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो 90 के बाद पैदा हुए, तो वो और 90 से पहले जो जिंदा है 45 करोड़, दोनों की सोच में फर्क है। तो कांग्रेस का वोट बैंक और बीजेपी का वोट बैंक कहां पर जिंदा है और कहां पर किनके लिए क्या संभावना है, उसको इस आधार पर भी देखना होगा। बीजेपी के लिए 90 में जो अयोध्या आंदोलन उन्होंने चलाया, उसके बाद उन्होंने अपने वोट बैंक का जो विस्तार किया, इसके बावजूद उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 2004 में चुनाव हार गए, तो यह समझिए कि उनकी जो रथ यात्रा थी अयोध्या आंदोलन को लेकर के, उसमें ब्रेक लग गया। फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई, दो सरकारें आई। अब इन 2 कार्यकाल में कांग्रेस ने जो बेटर किया, जो अच्छे काम किए या जो बुरे काम किए, वो दोनों इन 95 करोड़ लोगों की जेहन में है। तो सवाल यह है कि इसमें से अगर कांग्रेस ये मानती है कि उसने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचा दिया, तो उन लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति थोड़ा न थोड़ा स्नेह तो होगा, थोड़ी तो सहानुभूति होगी। आप उस जनाधार को खोजने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस के नेताओं से मैं कहता हूं कि आप उस
जनाधार को खोजने की कोशिश कीजिए, जिसमें आपने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाया था। मनरेगा से जो लोग प्रभावित हुए, जिसको फायदा हुआ, जिसको आपने फूड सिक्योरिटी दी, जिस गरीब तबके के लोगों को फायदा हुआ, उनसे आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। तो ये जो क्लास है, ये जो वर्ग है, ये निश्चित रूप से युवा वर्ग में आपको मिलेगा। ये जो वर्ग है युवा, इस बीते 30 साल में जो आबादी पैदा हुई है, उसमें से ज्यादा लोग मिलेंगे। पुराने लोग भी कुछ मिलेंगे, लेकिन ज्यादा लोग मिलेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से इस चीज का अध्ययन किया, इस पर काम किया। उन्होंने स्कूली छात्रों को, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने, वो स्कूली छात्रों से भी संवाद करते रहे। तो स्कूली छात्रों से संवाद करने का मतलब क्या है? अगर 2014 में नरेंद्र मोदी स्कूली छात्रों से संवाद कर रहे हैं, तो 2019 में 10 साल बाद वो उसका वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, समर्थक है और प्रभावित है, तो हमेशा के लिए। तो ये जो प्रभाव डालने की नेतृत्व क्षमता होती है, ये जो सोच होनी चाहिए कि हम आबादी को, बड़ी आबादी को कैसे अपने आप जोड़े, वो उस वर्ग को जिसको हमने फायदा पहुंचाया, उस वर्ग को जिसको हमें फायदा पहुंचाना है, उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक नीति होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आज का नेतृत्व अगर विमर्श कर रहा है, अगर लड़ रहा है आपस में, तो ये हमें समझना चाहिए कि एक बेचैनी है, और वो बेचैनी कांग्रेस में एक उम्मीद जगाती है, आज उम्मीद जगाती है। तो ये उम्मीद जो है, ये उम्मीद सिर्फ इस बात से नहीं होगा कि एक फैसला हो जाए कि ओल्ड गार्ड के हाथ में नेतृत्व रहे कि युवा नेतृत्व रहे, इससे कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है। क्योंकि एक के हाथ में नेतृत्व रहेगा, दूसरा उदास होगा और उसके पास लॉजिक्स होंगे, दोनों के पास लॉजिक्स होंगे। तो इसकी काट सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में है। संगठन का आप चुनाव कराएं, संगठन में फिर से कांग्रेस कार्य समिति को पुनर्जीवित करें। चुने हुए प्रतिनिधि जब आएंगे, उसमें जो खून होगा, उसमें जो सोच होगी, उसमें विकल्प बनने की बेचैनी भी होगी, ऊर्जा भी होगी। और वो जब ओल्ड गार्ड या नए युवा नेतृत्व में जिस किसी को भी पसंद कर ले, तो वो लॉजिकल भी होगा और सबको मान्य भी होगा। इस रास्ते पर चले बिना कोई उपाय नहीं है। और दूसरी बात, ये कहा जाता है कि कांग्रेस में बहुत टूट हुई। टूट किसमें नहीं हुई? जब जब कोई भी पार्टी सत्ता से दूर होती है, और हालांकि उदाहरण ऐसे भी है जब सत्ता बहुत मजबूत होती है और तानाशाही पार्टी में बढ़ती है, तब भी पार्टी में टूट होती है, लेकिन उस समय पार्टी खुद को संभाल लेती है। लेकिन जब विपत्ति काल में पार्टी होती है, तो उसमें टूट लगातार होते चले जाते हैं। आप याद कीजिए, अब कांग्रेस की ही बात ले लीजिए, तो कितने लोग, आपको याद होगा प्रणब मुखर्जी 1986 में पार्टी छोड़कर चले गए थे। क्यों? क्योंकि उनमें प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको अपना भविष्य अंधकार में लगा, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई। लेकिन फिर क्या हुआ? जब वीपी सिंह का उदय हुआ, राष्ट्रीय मोर्चा बना, कांग्रेस के नेतृत्व में उथल पुथल हुई, तो उसके बाद वही प्रणब मुखर्जी 89 में कांग्रेस में आ गए। आप देखिए, एक और दौर आया 1996 का, जब पीवी नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल खत्म हो गया, तो कांग्रेस एक बार फिर सत्ता से बाहर आ गई। कांग्रेस के अध्यक्ष भी बदल गए, पीवी नरसिम्हा राव की जगह सीताराम केसरी हो गए। तो उस दौर में फिर पार्टी कमजोर थी, क्योंकि विपक्ष से सरकारें बन रही थी, पार्टी में द्वंद्व बढ़ा। तो उस समय आप याद कीजिए 1996 में क्या पी चिदम्बरम ने पार्टी से अलग हो गए, तमिल मनीला कांग्रेस। फिर आपको माधवराव सिंधिया पार्टी से अलग हो गए, मध्य प्रदेश किसान विकास पार्टी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये प्रक्रिया पार्टी से हटने की तब होती है जब पार्टी कमजोर पड़ती है। इस वक्त भी हो सकता है कि पार्टी टूटे। तो अब ये देखिए कि पार्टी टूटे
पार्टी बढ़े। चंद्र प्रकाश शर्मा जी कह रहे हैं कांग्रेस फड़फड़ा रही है, अंतिम सांसें आ रही हैं, आप मारने पर तुले हैं। तो चलिए उनकी राय है। और यह भी कह रहे हैं कृपया मेहरबानी करें, अपनी घटिया और वाहियात तर्क मत दो। आप जैसे लालची और पैसे के लिए नाचने वालों ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी है। चलिए चंद्र प्रकाश शर्मा जी को कि उनकी राय मैंने आप तक पहुंचा दी, जो मेरे लिए सोचते हैं उनका भी स्वागत है। अब आप ये देखिए कि कांग्रेस अगर ऐसे समय में भी टूटती है या टूटती हुई दिखती है तो ये कोई अचरज की बात नहीं है, ये बिल्कुल आश्चर्य की बात। मगर कांग्रेस में इन परिस्थितियों का सामना करने का मादा होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। कांग्रेस 1967 में भी इसी तरीके के इसी ऐसे ही दौर से गुजरी थी। तब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई थी और कांग्रेस ओ जो संगठन था वो उस इलेक्शन में उन्होंने पछाड़ दिया, कांग्रेस आई ही मूल पार्टी रह गई। वहां उस समय कांग्रेस आई बना करके इंदिरा गांधी ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। किसी को तो देना पड़ेगा नेतृत्व क्षमता का परिचय, किसी न किसी को देना पड़ेगा। प्रतिक्रियाओं की भरमार है, मैं लेता रहूंगा, प्रतिक्रियाएं लेता रहूंगा, लेकिन मैं बात को भी आगे बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि जब बार बार मैं डिस्ट्रैक्शन भी होगा तो सब्जेक्ट पर नहीं रह पाएंगे, लेकिन मैं प्रतिक्रियाओं को लूंगा। आप देखिए ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस पार्टी टूटती है। पार्टियां क्या, आपने जनता दल जो विकल्प बनने की कोशिश कर रहा था, जनता दल में क्या कम टूट हुई? लेकिन टूट कब हुई? जब पार्टी सत्ता से बाहर हुई। जब पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो उसमें टूट हुई। मैं जरा सा टाइम लेता हूं क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है जस्ट में। क्षमा करेंगे। ये जनता दल, पता है ऐसे तो कहने को 6 बार टूटी, लेकिन पार्टियों की संख्या गिने तो बड़ी संख्या में आप देखेंगे। मैंने एक कहीं लिख के रखा है कि जनता दल कितनी पार्टियां बनी। जेडीयू, एलजेपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, आरजेडी, बीजेडी, आईएनएलडी, जेडीएस, आरएलएसपी, एसजेडी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जेएपी, पीएसपी, जननायक जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, यानी एक फेहरिस्त है। ये पार्टियां कब टूटी? जब जनता दल का केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय विकल्प बनने की क्षमता उसमें कम हो गई तो ये पार्टियां टूटी। क्या बीजेपी नहीं टूटी है? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं टूटी है? भारतीय जनता पार्टी भी टूटी है। मुझे याद है कि उमा भारती जी ने भी एक पार्टी बनाई थी, लोग जनशक्ति पार्टी। हमें याद है बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में झारखंड विकास मोर्चा बनाया था। कर्नाटक में येदियुरप्पा ने एक नई पार्टी बनाई थी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के। इसके अलावा भी मुझे याद करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, और के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का बिखराव कम हुआ है। मगर कम होने के बावजूद आप देखिए, हाँ मुझे याद आ रहा है केशु भाई पटेल ने भी पार्टी बनाई थी, जिनकी जगह पर नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पार्टी बनाई थी। कल्याण सिंह ने बनाई थी उत्तर प्रदेश में। मगर मगर क्या है कि इन चूंकि ये दौर भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम दौर है, पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी और कई राज्यों में सरकारें, डबल इंजन की सरकारें, तो इस दौर में उन्होंने उन तमाम असंतोष को अपने से दोबारा कनेक्ट कर लिया, जोड़ लिया। ये उनकी क्षमता है
ये उनकी क्षमता है कि कर्नाटक में दोबारा सत्ता में आने के लिए वो येदियुरप्पा को फिर से पार्टी में लेते हैं, दोबारा उनके साथ मिलकर के गठजोड़ करते हैं और 75 साल की सीमा को भी तोड़ देते हैं जब उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलता है। ये उनकी क्षमता है कि उमा भारती जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंपेन करती रही, उनको भी दोबारा पार्टी में वो जोड़ने में कामयाब होते हैं। ये कब? जब राष्ट्रीय विकल्प बनने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को हुई तो उन्होंने ये काम कर दिखाया 2014 में। हालांकि उनमें से एक आध उदाहरण जैसे बाबूलाल मरांडी हैं, वो अभी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मगर ज्यादातर को उन्होंने एकजुट कर लिया। तो ये बिखराव भी हुआ बीजेपी में। कब हुआ? जब वो बीजेपी सत्ता से बाहर हुई 2004 में, जब बीजेपी की सरकार चली गई, तो ज्यादातर उदाहरण जो मैंने गिनाए हैं वो इसी दौर के हैं। तो जब सत्ता से बाहर आप होते हैं तो आपकी चुनौती इस रूप में होती है। कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी टूटी है, छूटी है, नेता रूठे हैं, मगर ये इससे उबरने की क्षमता एक पार्टी में होनी चाहिए। और वो कैसे आएगी? वो आएगी लोकतंत्र से, लोकतांत्रिक तरीकों से, लोकतंत्र पर यकीन करके। तो मैं एक बार फिर कांग्रेस को, कांग्रेस नेतृत्व को यह सलाह देना चाहता हूं कि आप अपनी कार्य समिति को, अपनी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को दुरुस्त करिए, उस पर छोड़िए कि वो किसको नेतृत्व सौंपना चाहता है। तब इसमें ही आपकी भलाई होगी। और वो एक प्रश्न आया, जब तक कांग्रेसी अध्यक्ष राहुल प्रियंका सोनिया रहेंगे कभी सत्ता नहीं हासिल होने वाली जी। तो ये एक राय है, लेकिन सच तो ये है कि सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन रही, कांग्रेस की अध्यक्ष रही, लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं बनी। प्रधानमंत्री कोई और बने। सच ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ने कभी, राहुल गांधी का एक छोटा कार्यकाल अभी चला है, उनकी नेतृत्व की परीक्षा चल रही है, और प्रियंका गांधी को तो अभी देखा जाना भी बाकी है, वो पार्टी में अभी महासचिव है। तो ये पार्टी को तय करना है कि कौन रहेंगे, तब सत्ता में रहेंगे नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने जो शासन इस देश में किया है, जनता के समर्थन के बगैर तो नहीं किया है। अरे चाहे आप किसी का भी नाम ले ली, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो किसी की कृपा से बने क्या? उन्होंने बार बार जनता से के बीच जाके चुनाव जीता। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उनको तो कांग्रेस ओ बना करके अलग थलग कर दिया गया था कि ये गूंगी गुड़िया है, लेकिन उन्होंने अपने लीडरशिप को एस्टैब्लिश किया। जवाहरलाल नेहरू ने कभी इंदिरा गांधी को प्रमोट नहीं किया कि आप आइए प्रधानमंत्री बन जाइए, पीए से ज्यादा उनकी हैसियत नहीं रहने दी अपने जीते जी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी उनको पार्टी में लाए, मतलब सांसद बनाया और संगठन में सक्रिय किया। तो ये जो इंदिरा गांधी की मौत के बाद आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी का जो कार्यभार सौंपा गया, तो वो उससे पहले एक तैयारी थी पार्टी में। संजय गांधी की मौत हो चुकी थी, राजीव गांधी महासचिव बनाए गए, लेकिन इंदिरा गांधी ने तो राजीव गांधी को पार्टी की कमान नहीं सौंपी। इंदिरा गांधी ने तो राजीव गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली जो परंपरा होती है कि इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को सौंपा, कि राजीव गांधी ने राजीव गांधी ने क्या सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया? राजीव गांधी गुजर गए, पीवी नरसिम्हा राव अध्यक्ष भी बने और प्रधानमंत्री भी बने। तो सोनिया गांधी ने तो कई साल तक पार्टी से सोनिया गांधी दूर रही, उसके बिना गांधी परिवार के पार्टी चली। अब सोनिया गांधी जब पार्टी को संभालती हैं और उनके जीते जी ये दोनों राजनीति में आते हैं, तो ये एक तरफा जो प्रचार है, ये तो एक तरफा है ना। पार्टी उनको एक्सेप्ट करती है, देश एक्सेप्ट करता है, तभी वो संसद में भी चुने जाएंगे या पार्टी में भी रहेंगे या फिर सरकार भी बनाएंगे। पार्टी ने, जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया तो राहुल गांधी कहां प्रधानमंत्री बन गए कि कांग्रेस अध्यक्ष भी रह पाए, कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो आप ये न कहिए कि गांधी परिवार रहेगा तब तक ये नहीं होगा। गांधी, जब तक जनता का साथ रहेगा तभी तक कोई
गांधी परिवार हो या गांधी नॉन गांधी परिवार हो, कांग्रेस हो या नॉन कांग्रेस हो, उसकी पार्टी या उसकी सरकार में उसकी सरकार बन सकती है और रह सकती है। तो ये तो फिजूल की बात है, ये तो दुष्प्रचार है। एक गांधी परिवार के खिलाफ बीजेपी का लगातार दुष्प्रचार है। इनको आप लोकतंत्र के पैमाने पर कसेंगे तब जाकर के जेन्युइन विश्लेषण कर पाएंगे। लोकतांत्रिक रूप से क्या गांधी परिवार ने अपनी पार्टी में लोकतंत्र को कुचला है? तो अगर कुचला है तो वो आलोचना हम लेंगे। अगर उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया है तो फिर वो उनकी पॉजिटिव बात होगी। आज ये वक्त है जब गांधी परिवार, जिनके ऊपर कांग्रेस नेतृत्व के लिए निगाह भरी नजरों से देख रहा है, लेकिन उसे नेतृत्व करने के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी को पुनर्जीवित करना चाहिए, और अगर वो प्रोसेस उनको दोबारा नेतृत्व सौंपता है तब उनको ये नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। उससे पार्टी मजबूत होगी, उससे संभावनाओं का द्वार खुलेगा। लेकिन मैं ये फिर से दोहराता हूं कि कांग्रेस में एक बेचैनी देख रही है कि फिर से एक विकल्प बनने की कोशिश हो। ये विकल्प वो वैचारिक तौर पर जब तक बीजेपी से नहीं लड़ेंगे और इसके लिए संगठन का ढांचा उसका विस्तार नहीं करेंगे और इसके लिए जरूरी लोकतंत्र का पार्टी में उसको पुनर्जीवित नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस का वो विकल्प बनने की जो क्षमता है वो नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल मैं अपनी इस बातचीत को इसी इसी समय इसी जगह पर रोकते हुए कंक्लूड करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।